हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। किद्दां की हाल चाल सारे दे वधिया। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वेदांतु पंजाब। और आज हम जुड़ रहे हैं आपके +2 के जो बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी रिवीजन के लिए। हम एक स्पेशल लेक्चर सीरीज जा रहे हैं जिसमें हम +2 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज करेंगे टू स्ट्रेंथन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन सो दैट आपका बायोलॉजी का स्कोर इम्प्रूव हो। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हम 2 लेक्चर्स में रिवाइज करेंगे। आप जानते हैं ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन काफ़ी लंबे चैप्टर्स हैं, तो हम इनको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो हमें जब तक क्लियर नहीं होंगी हम आगे एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा लेक्चर शुरू होता है पहली ही टर्म जेनेटिक्स। लेक्चर थोड़े क्विक होंगे, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन तो क्विक ही होती है। करेक्ट। तो जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नंबर 1 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सिंपल। जेनेटिक्स को अलग अलग सेगमेंट में पढ़ाया जाता है। जो इस चैप्टर में है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दिस इज क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ये है बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स और इसी चैप्टर में पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी है आपके पास हेरिडिटी। इट इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। माता पिता से कैसे करेक्टर अगली जनरेशन में पास होते हैं, इसे हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं। ओके। एक तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास इनहेरिटेंस। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या सेम है? तो हल्का सा फर्क है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स एंड हेरिडिटी इज टू स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। करेक्ट। फोर्थ, वेरिएशंस। मैं एक इंडिविजुअल, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एज ए इंडिविजुअल अपने माता पिता से कैसे अलग हूं और मैं इस धरती पे पाए जाने वाले अदर होमोसेपियंस से कैसे अलग हूं। ऑल दोज डिफरेंसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेरिएशन। हम पढ़ते हैं वेरिएशंस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। म्यूटेशंस पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, चांस फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स पढ़ते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं वेरिएशंस की एक्युमुलेशन के लिए। दिस इज वेरिएशंस। देन वी हैव क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम से ही मिलती हुई एक और टर्म है क्रोमैटिन। बेसिक है, सिंपल चीज है, पर दोबारा से देखना पड़ेगा। बच्चों, हम लोग जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ते हैं उस दौरान पहली बार इस चीज का जिक्र होता है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में क्या रिलेशन है। तो जल्दी से समझते हैं। मेरा सेल के अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियस, उसके अंदर ऐसा ऐसा मटेरियल इंटेंगल्ड मास कहलाता है क्रोमैटिन। जब एक सेल अपनी प्रिपरेशन फेस में है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, हम सेल साइकिल के बारे में जानते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन दो अलग अलग कंपोनेंट थे। तो जब सेल अपनी इंटरफेस में है, जब सेल ग्रोथ कर रहा है, डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है, आपको पता है 3 इवेंट्स आते हैं, G1, S एंड G2। इस दौरान न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ जो ये मटेरियल है वो इस फॉर्म में होता है क्रोमैटिन। ये कंडेंस नहीं है, काफ़ी बिखरा हुआ है, जेली लाइक है। बट
जब यही सेल डिवाइड करने वाली स्टेज में एंटर करेगा, सेल के अंदर पड़ा हुआ क्रोमेटिन अपने आप एक पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमोसोम्स। करेक्ट? तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा दैट क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म। एक ही सेल में क्रोमेटिन और क्रोमोसोम अलग अलग स्टेजेस पे देखे जा सकते हैं। क्रोमोसोम आपको डिवीजन फेज के दौरान, इसको आप क्या बोलते हैं? एम फेज के दौरान दिखेंगे, और क्रोमेटिन आपको इंटरफेस के दौरान, जिसकी 3 पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। जैसे आप नॉर्मली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एनिमल्स, इनमें क्रोमोसोम जो है वो सेट्स में होते हैं, पेयर में होते हैं, और टर्म यूज करी जाती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड के लिए भी यूज 2n, और हम जानते हैं अगर आपके पास हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हैं, एक आपके पास आपके पिता की, एक आपके पास आपके माता की, तब हम क्या बोलते हैं? इट इज डिप्लॉइड। और अगर आपके पास हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, जो आपके केस में कौन से वाले सेल्स में होता है? सेक्स सेल्स के केस में। एन, आपके पास हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है। इसी तरह से ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो मैंने टर्म यूज करी थी जो एक्सप्लेन करने लगा था, दैट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अगेन लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, दे आर स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स visible within the nucleus during the division phase of cell cycle. Diploid, haploid. अच्छा, एक और चीज बच्चे कंफ्यूजन ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज 2n, करेक्ट? बट ये क्रोमोसोम उस अवस्था में है जब क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हुए पड़े हैं, इनका डीएनए का कंटेंट डबल नहीं हुआ पड़ा है। अगर आपके सामने ऐसी फिगर हो, ये भी बच्चा डिप्लॉयड ही कंडीशन है, पर हम इसमें मेंशन करते हैं दैट इट इज रेप्लिकेटेड डिप्लॉयड। हम जानते हैं ये दोनों क्या कहलाएंगी इस क्रोमोसोम की? सिस्टर क्रोमैटिड्स। करेक्ट? और इन दोनों को क्या बोला जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। फाइन? So this is also diploid but unreplicated. This is also diploid but replicated. +1 का सेल साइकिल, सेल डिवीजन अगर याद है तो एक और टर्म यूज करी जाती है, 2n 2c। c माने कंटेंट ऑफ डीएनए। हियर इट इज 2n एंड 4c। सो क्यों? क्योंकि डीएनए का कंटेंट क्या हुआ पड़ा है? डबल। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा आपके पास, तब हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड ही है, हर एक क्रोमोसोम की यहां पर एक ही कॉपी है, 2c। और चौथा केस आएगा दिस, n एंड c। फाइन? तो इनमें कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आगे इन चीजों का इस्तेमाल होना है। डिप्लॉइड, अनरेप्लिकेटेड, डिप्लॉइड, रेप्लिकेटेड, हैप्लॉइड, रेप्लिकेटेड, हैप्लॉइड, अनरेप्लिकेटेड। अब क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम हो, बच्चों न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होगा वो इन्हीं में ही है। तो अगली मेरे साथ जो स्टेटमेंट चलती है दैट इज योर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, योर जेनेटिक मटेरियल। कहां है लोकेशन बच्चों डीएनए की? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। कभी आप क्रोमैटिन के अंदर डीएनए भी देख पाओगे, कभी आप क्रोमोसोम में भी डीएनए देख पाओगे। करेक्ट? अब हम डीएनए के ऊपर बात करते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल पढ़ते हैं, बट डेफिनेशंस के तौर पे मुझे एक स्टेप आगे चलना है। अब डीएनए के साथ अगली चीज आती है जीन। आपके एक सिंगल सेल में, जस्ट अ मिनट, आपके एक सिंगल सेल में, मैं ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, टोटल डीएनए कितना बताया जाता है? 2.2 मीटर डीएनए बच्चों, या फिर बेस पेयर की फॉर्म में मेंशन किया जाता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर।
फाइन, दिस इज टोटल डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो माता पिता से जर्म सेल्स के थ्रू आगे आप में पास होता है। ये डिप्लॉइड सेल की बात हो रही है, और अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करूंगा ऑब्वियसली 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो ये सेक्स सेल की बात और ये आपके नॉर्मल सोमेटिक सेल की बात। अब डीएनए के साथ, दिस इज अबाउट डीएनए, अब डीएनए के साथ एक टर्म जुड़ी हुई है जिसको आप बोलते हैं जीन, और जीन्स के बारे में जो डेफिनेशन दी जाती है दैट इज जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो अपने आप ही ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है। कुछ ऐसे समझिए आप, लेट्स से ये मेरे पास टोटल डीएनए है, ठीक है, सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है। इस डीएनए में कुछ हिस्सा, जैसे एक ये सेक्शन ले लेता हूं सेगमेंट 1, कुछ ये हिस्सा ले लेता हूं जैसे सेगमेंट 2, इस पूरे डीएनए में लेट्स से ये जीन 1 और ये जीन 2, ये दो जीन्स हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये फंक्शनल किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें ये मेंशन किया गया है दैट हमारे टोटल डीएनए में ओनली 1.5 to 2% इज फंक्शनल, विच मीन इट इज जीन ऑक्यूपाइंग। ठीक है, हमें यही बताया गया है सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है, सारा डीएनए कोडिंग नहीं होता है। जो फंक्शनल हिस्सा है, जो कोडिंग हिस्सा है, दैट इज ओनली 1.2 1.5 to 2%। तो अब हम एक बार देखते हैं ये जीन कैसे फंक्शनल सेगमेंट है। इसको हम जीन एक्सप्रेशन से, या फिर इसी चीज को इससे भी बताया जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये एक नई टर्म हो, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट हाँ जीन एक्सप्रेशन तो सारे जानते हैं। तो बच्चों दिस इज योर डीएनए, फाइन। मैंने जैसे बोल दिया आपको दैट डीएनए में ये हिस्सा फंक्शनल है, ये है जीन। तो अब हम बात करते हैं जीन फंक्शनल कैसे है, क्या बोलना चाह रहा है कि जीन फंक्शनल हिस्सा है। बेटा डीएनए में जीन वो हिस्सा होती है जो एक्सप्रेस होके पहले तो एक्सप्रेशन का पहला स्टेप आएगा ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या थी बच्चों, डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए इनटू आरएनए। जो हिस्सा ट्रांसक्राइब हो जाए आप उसको जीन समझिए। जैसे अगर आप हायर क्लासेस में आगे मूव करेंगे आप पाएंगे जीन की डेफिनेशन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी +2 स्टैंडर्ड तक हमें ये चीज़ यहाँ तक ही समझनी है कि पूरे डीएनए में वो हिस्सा जो पहले ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाए। मेरे पास 3 तरह के मेजर आरएनए हैं बच्चों, आपका मैसेंजर आरएनए, आपका ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। 3 तरह के आरएनए यही हैं, और भी हैं माइक्रो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, बहुत सारे हैं बट ये 3 मेन हैं। तो ये ट्रांसक्राइब हुए। अब इसमें से जो एमआरएनए है इसके ऊपर जो पड़ा हुआ कोड है वो डायरेक्टली किसके लिए होगा, प्रोटीन कोडिंग डायरेक्टली। अब ये तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था, अब वो चीज हम यहां नहीं डिस्कस करेंगे। एमआरएनए के ऊपर पड़ा हुआ कोड डायरेक्टली प्रोटीन बनाने के लिए यूज होगा। टीआरएनए और आरआरएनए भी प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। डन। तो एमआरएनए जीन में अगर आप एमआरएनए की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटीन कोडिंग तक जा रहा है। अगर मैं टीआरएनए और आरआरएनए की बात करूं तो ये प्रोटीन कोडिंग तक नहीं, ये खुद बनने के बाद प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, वो ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं। फाइन। अच्छा, प्रोटीन जब बन गई, प्रोटीन क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में,
प्रोटीन का क्या काम है? तो बच्चों प्रोटीन दो ही तरह के हैं, या तो प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में फंक्शनल रोल प्ले करा करते हैं या तो फिर स्ट्रक्चरल। और तुम्हारी बॉडी के स्ट्रक्चर, तुम्हारी बॉडी के फंक्शन ही तो तुम हो। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, यू आर नथिंग अ स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस। सही? तो प्रोटीन ही है तुम्हारे स्ट्रक्चर और तुम्हारे फंक्शंस, और यही तो तुम्हारे क्या है, करेक्ट करेक्ट। तो मैं जीन को कहां तक डिफाइन कर सकता हूं? जीन पूरे डीएनए का वो हिस्सा है जो ट्रांसक्राइब होके आरएनए बना रहा है। आरएनए में ये तीनों तरह के आरएनए हैं, तो प्रोटीन कोड करने वाला हिस्सा भी जीन में आएगा, और जो आरएनए है, टीआरएनए और आरआरएनए है, ये भी जीन का हिस्सा आएंगे। और ये सिर्फ पूरे जीनोम में 1.5 से 2% के आसपास ही है। टोटल डीएनए में सिर्फ इतना ही सही है जो ये काम करता है। फाइन। तो एक बार फिर से रिपीट करें, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मींस जो प्रोटीन या फिर ये आरएनए बनाने तक इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट? चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने जेनेटिक्स की बात कर ली, हेरिडिटी की बात कर ली, वेरिएशंस की बात कर ली, इनहेरिटेंस की बात कर ली, डीएनए की बात हो गई, जीन की बात होगी। अब हमारे पास है अगली बात, इनहेरिटेंस। तो लेट्स से व्हाट इज इनहेरिटेंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। यस, एलील्स। एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो आप ऐसे समझिए बेटो, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन। अब जीन की भी आगे दो फॉर्म्स मेंशन करी जा रही हैं जिनको आप बोलते हैं एलील्स या फिर एलीलोमॉर्फ। तो ये जीन की दो फॉर्म कैसे हुई, लेट्स टॉक अबाउट इट। बच्चों जैसे हमने अभी बात करी, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होंगी। क्रोमोसोम के ऊपर अगर मुझे जीन की लोकेशन बतानी होती है तो हम ऐसे मेंशन करते हैं, आपके पास हर क्रोमोसोम की एक कॉपी पापा से आई है और एक कॉपी मम्मा से आई है, क्योंकि आप एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। फाइन। ये तो जानते हैं ना, मेरे अंदर 46, मेरे पार्टनर के अंदर 46, जो मेरा यंग वन है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर। ऑब्वियसली मेरे स्पर्म में 23 गए, मेरे पार्टनर के जो एग हैं उसमें 23 आए, वो फर्टिलाइज हुआ और अगली जनरेशन में फिर से क्या आ गए, 46। करेक्ट? तो आपके पास हर क्रोमोसोम की अगर दो फॉर्म है बच्चों, हमारे पास हर जीन की भी फिर दो फॉर्म है, और इन फॉर्म्स को एलील बोला जाता है। एलील की फर्दर मेरे पास दो फॉर्म्स मेंशन करी जाती हैं, या तो एलील होगी डोमिनेंट एलील या एलील होगी रिसेसिव एलील। डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा जैसे 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 आप इस चैप्टर में आगे मूव करते जाते हैं चेंज होता जाता है, मॉडिफाई होता जाता है। जब तक हम जूनियर क्लासेस में थे 10th तक, तो हमें क्या बताया जाता था, डोमिनेंट वो विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड मास्क, छुपा देना द एक्सप्रेशन ऑफ अदर विच इज रिसेसिव। नहीं, यहां हम आगे जाके समझेंगे डोमिनेंट का मतलब है क्या। तो बच्चों इसके लिए आपको जरा डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। डीएनए है, जीन है तो डीएनए ही। तो ये देखो, लेट्स से ये मेरे पास डीएनए का एक सेगमेंट है विच इज जीन, लेट्स से दिस इज अ जीन। इसमें सीक्वेंस है मेरे पास AAATCCCG, ऐसे रैंडमली मैंने ले लिया, TTTAGGGCGG। ये मेरे पास एक जीन है और जीन डीएनए ही है, और ये हमें पता है डीएनए के स्ट्रक्चर में पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब अगर मेरी एलील जीन डोमिनेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई अभी तक। जब से ये जीन एग्जिस्टेंस में आई है, जब से ये डीएनए सीक्वेंस एग्जिस्टेंस में आया है, इसमें अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुई है। इसको हम बोलते हैं वाइल्ड
और नॉन म्यूटेटेड और अनमॉडिफाइड, सो दैट इससे बनने वाला आरएनए भी चेंज नहीं हुआ है, आरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी चेंज नहीं हुआ, और प्रोटीन से रिलेटेड जो करेक्टर है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आपकी जीन वैसी की वैसी है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं आई है और उससे रिलेटेड करेक्टर में भी कोई बदलाव नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे, जीन क्या है, डोमिनेंट। और लेट्स से अगर विद कोर्स ऑफ एवोल्यूशन म्यूटेशंस होती रहती हैं, डीएनए कोई फिक्स इंटाइटिटी तो है नहीं, लगातार उसमें चेंज आता रहता है। तो मान लीजिए यहां पर म्यूटेशंस हो गई, सॉरी, मान लीजिए यहां पर म्यूटेशंस हो गई, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, यहां सी था, यहां जी, तो लेट्स से यहां पर टी और सी आ गया, सॉरी टी ए आ गया, तो सामने क्या आ जाएगा, ए और टी। तो आपको सामने दिख रहा है इस जीन में क्या आ गई, म्यूटेशन, बदलाव आ गया। तो जब जीन में चेंज आया, आगे आरएनए भी गड़बड़ हो जाएगा, आरएनए गड़बड़ हुआ तो प्रोटीन भी गड़बड़ हो जाएगा, प्रोटीन में गड़बड़ आई तो प्रोटीन रिलेटेड जो करेक्टर है उसमें भी गड़बड़ आ जाएगी। तो ये जीन जिसमें विद कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मॉडिफिकेशन हो गई, उसको आप क्या बोलते हैं, रिसेसिव और मॉडिफाइड और म्यूटेटेड एलील। अभी के लिए आप डोमिनेंट और रिसेसिव को इस तरह से मानिए, फाइन। और डोमिनेंट और रिसेसिव को एक लेवल पे और समझाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने, कि हम जानते हैं डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, मैं डीएनए से जीन लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। आरएनए से ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। ज्यादातर प्रोटीन्स तुम्हारे किसकी तरह काम कर पाते हैं, एंजाइम्स। हम जानते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सिर्फ राइबोजाइम्स छोड़ दीजिए, आरएनए, कुछ आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन। एंजाइम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट ही जो है आगे किसी कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, फाइन। हम जानते हैं प्रोटीन एंजाइम भी बना सकते हैं। ये मैं पहले ही बात मेंशन कर दूं, जब मैं बात कर रहा हूं आरएनए की, ये टीआरएनए की जो डीएनए से डीकोड होके बनाए गए, ये भी जीन का ही हिस्सा हैं। अगर आपका डीएनए सिर्फ आरएनए बना रहा है, एमआरएनए और सॉरी आरआरएनए और टीआरएनए, उसको भी आप जीन बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो डोमिनेंट का मतलब, ध्यान दे फिर से, अगर जीन डोमिनेंट है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई, आरएनए ठीक रहा, प्रोटीन ठीक रहा, एंजाइम ठीक रहा, सबस्ट्रेट से सही प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट सही बना, तो करेक्टर एज इट इज ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वेयर एज लेट्स से अगर डोमिनेंट में कोई बदलाव नहीं आया, लेट्स से यहां म्यूटेशन हो गई, यहां रिसेसिव एलील क्रिएट हो गई, आरएनए गड़बड़ होगा, प्रोटीन भी गड़बड़ हो सकता है, प्रोटीन गड़बड़ हुआ, ऑब्वियसली एंजाइम गड़बड़ हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, गलत बन जाएगा, कम बनेगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपके करेक्टर में भी क्या आएगा, चेंज। तो बच्चों, रिसेसिव एलील इज म्यूटेटेड एलील, डोमिनेंट एलील इज अनमॉडिफाइड एलील। रिसेसिव होना माने कुछ बदलाव आने से, ठीक है। चलो, तो यस, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट के बारे में क्या लिखा है, कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड एंड इट इज इंडिकेटेड विद कैपिटल लेटर। तो जब हम जीन को टर्मिनोलॉजी कुछ नाम देते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे ये बताना हो कि एलील डोमिनेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल लेटर। और अगर मुझे ये बताना हो दैट एलील रिसेसिव है, इसमें म्यूटेशन आ चुकी है, तो मैं क्या बताऊंगा, स्मॉल टी, ठीक है। द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड, सप्रेस्ड कहना सही नहीं होगा, सप्रेस का मतलब यहां पर यह है कि इसका ओरिजिनल जो कैरेक्टर है वो नहीं आया, इट इज इंडिकेटेड विद स्मॉल लेटर, फाइन। अब आगे चलते हैं,
होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पे। हाँ बच्चों, तो इसमें आपको क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन के ऊपर जरा जाना पड़ेगा। मैं आपके ही जो 23 पेयर हैं, 46 क्रोमोसोम या जो 23 पेयर हैं, उनको क्लासिफाई करता हूं, उन्हीं से ये टर्म जुड़ी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तो मेंडलिज्म आना था, उस पर तो सर बात ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों, अगर ये बेसिक्स आपके नहीं क्लियर हुए, आप आगे पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे। डोमिनेंट, रिसेसिव, ये बेसिक बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा पेशेंस रखें और लेक्चर को लगातार अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। करेक्ट? चलें, क्रोमोसोम्स। मैं अपने एक सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर एंड फंक्शन के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करता हूं। ठीक है? स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर मेरे पास आते हैं दो तरह से, एक होमोलोगस क्रोमोसोम और एक हेट्रोलोगस। तो मेरा बच्चा, आपको ना ये स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन समझनी है तो आप ह्यूमन मेल को एग्जांपल लीजिएगा, फीमेल को नहीं, क्योंकि फीमेल में 23 के 23 पेयर होमोलोगस ही हैं, उनमें नहीं समझ पाओगे आप। 1 से 22 पेयर मेल के जो हैं वो होमोलोगस हैं। क्या मतलब हुआ होमोलोगस का? ध्यान देना, ये पहला पेयर, फिर ये दूसरा पेयर, ऐसे करते करते 22, मैं पहले और दूसरे पे ही बात करता हूं। मैं इस क्रोमोसोम पेयर को होमोलोगस क्यों बोल रहा हूं, सुने। This pair of chromosome is said to be homologous if it is structurally similar. देखो ये सेम है दोनों दोनों। और अगर यहां पर लेट्स से मेरी आई कलर को कोड करने वाली जीन है, तो सामने वाले क्रोमोसोम पे भी आई कलर को ही कोड करने वाली जीन होनी चाहिए। मीन क्रोमोसोम possess genes coding for same character on same gene locus. What is gene locus? Position occupied by genes on the chromosome. तो यहां पर अगर हाइट को कोड करने वाली जीन है तो सामने वाली लोकेशन पे भी हाइट को कोड करने वाली जीन होगी। अगर यहां पर ब्लड ग्रुप को कोड करने वाली जीन है तो सामने क्रोमोसोम पे भी ब्लड ग्रुप को ही कोड करने वाली जीन होगी। करेक्ट? दिस इज होमोलोगस। फीमेल में 23 के 23 होमोलोगस, मेल में 1 से 22 होमोलोगस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेट्रोलोगस। ह्यूमन मेल में 23rd एक एक्स होता है और एक होता है वाई। वाई छोटा है, उसमें सेंट्रोमेयर की लोकेशन भी सेंटर पे नहीं है। करेक्ट? अब एक्स और वाई में कुछ हिस्सा होमोलोगस है। इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई में, यहां पर एक्स पे जो जीन है वो सामने वाई पे भी है। इट इज नॉट कंप्लीटली हेट्रोलोगस, बट कुछ जीन्स एक्स के ऊपर ऐसी हैं जो वाई पे नहीं, और कुछ वाई पे ऐसी हैं जो एक्स पे नहीं। सॉरी, हाँ ध्यान दे, मैं कह रहा हूं एक्स पे कुछ जीन्स ऐसी हैं जो वाई पे नहीं, और वाई पे कुछ जीन्स ऐसी हैं जो एक्स पे नहीं। करेक्ट? तो इसलिए इसको क्या बोला गया? हेट्रोलोगस। अब जो होमोलोगस है उसी में ही आगे दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। होमोलोगस में आगे फर्दर दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। वन इज होमोजाइगस एंड वन इज हेट्रोजाइगस। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आप अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये टर्म मिलेगी। होमोलोगस माने पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें सेम कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन्स है, दैट इज होमोलोगस। तो बच्चों, दोनों ही होमोलोगस की टाइप हैं, तो मतलब क्रोमोसोम तो यही होगा, ऐसे सेम सेम। ओके? हेट्रोजाइगस में भी ऐसे ही। तो बच्चों डिफरेंस क्या हुआ, सुने। अगर आपको हमने डोमिनेंट और रिसेसिव एलील बता दी, करेक्ट? तो अगर यहां पर लेट्स से हाइट को कोड करने वाली जीन है और वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट ला रही है, तो सामने वाली लोकेशन पे भी हाइट को ही कोड करने वाली जीन होगी,
बट वो जो सामने वाली होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल, सेम सेम। लेट्स से यहां पर शेप ऑफ सीड को कोड करने वाली जीन है जो हम मेंडलिज्म में पढ़ते हैं, स्मॉल आर, रिंकल। तो बेटा जी सामने भी स्मॉल आर ही होगी, करेक्ट। तो होमोजाइगस का मतलब है सेम एलील्स, सेम एलील्स, सेम जीन नहीं, सेम जीन तो होमोलोगस में मेंशन हो गया था, सेम एलील। और इधर आए, अगर यहां पर हाइट के लिए टॉलनेस कोड करने वाली जीन है तो बच्चों सामने ड्वार्फनेस वाली, शॉर्टनेस वाली जीन हो। तो यहां क्या आएगा, यस, डिफरेंट एलील्स, फाइन। तो दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस। ये ध्यान दें, हमारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें शुरुआत में मेंडल की जेनेटिक्स है, बेसिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ एडवांसमेंट होती गई। हम शुरुआत में सिर्फ मेंडल की बात करेंगे, और मेंडल के अनुसार किसी भी जीन की दो ही कॉपीज हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हमेशा हो, होने को आपके पास दोनों डोमिनेंट हो सकती हैं, होने को आपके पास दोनों रिसेसिव हो सकती हैं, होने को आपके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों अलग अलग हो सकती हैं, करेक्ट। चलो तो मैं एक क्रोमोसोम पेयर बनाता हूं और सब कंडीशन को समराइज करवाता हूं, ठीक है, ध्यान दें। यस, तो सबसे पहले लेट्स से दिस इज ए, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर, ओके। अच्छा, लेट्स से मैंने यहां पर बी मेंशन कर दिया, तो मैं बी और ए के बारे में क्या मेंशन करूंगा, ये मैंने ए और ए के बारे में मेंशन किया, ठीक है, ध्यान देना मैं उसकी तरफ। ए और बी के बारे में मैं क्या मेंशन करूंगा, जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर, एग्री जी। अच्छा, एक तीसरा केस लेता हूं, लेट्स से सी, अब मैं क्या बोलूंगा, इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट, होपफुली इसमें कोई गड़बड़ ना हो, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं, ऐसा मत सोच के चलिएगा भी एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन है। आपका सबसे छोटू क्रोमोसोम ह्यूमन मेल का वाई क्रोमोसोम, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओनली 236 क्रोमोसोम, 236 जीन्स सबसे कम। और जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें मैक्सिमम नियर अबाउट 3000 के आसपास जीन्स हैं, करेक्ट। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स हो सकती हैं, और जीन्स को हम ऐसे लीनियरली मेंशन करते हैं। अच्छा, दिस इज डी, दिस इज डी। अब इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, सोचिए जरा, सोचो सोचो सोचो। यस, इट इज हेट्रोजाइगस, बट इसमें करेक्टर किसका आएगा, इसमें किसकी आउटकम आएगी बेटा जी, डोमिनेंट, क्योंकि एक एलील वो है जिसमें क्या आ चुका हुआ है, डिफेक्ट। इसमें तो डिफेक्ट आ चुका हुआ है, पर एटलीस्ट एक तो ओरिजिनल है ना, तो एक ओरिजिनल से भी काम चल जाएगा, करेक्टर आ जाएगा। और एक ये स्मॉल ई, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है जी। ये हमने समरी में बात कर ली, इस तरह से मेंशन करेंगे। दो टर्म्स और आती हैं बच्चों जो मेरे पास सामने वहां मेंशन नहीं है, सामने स्लाइड में दो टर्म्स ये हैं, वन इज करेक्टर एंड वन इज ट्रेट। हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको पहले ऐसे समझें, हाइट इज करेक्टर, तो मम्मी पापा से मेरे में हाइट नाम का करेक्टर आया तो है, बट हाइट में मैं टॉल हूं, ड्वार्फ हूं, दिस इज ट्रेट। अनदर एग्जांपल, लेट्स से
ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप तो मम्मा का भी था, पापा का भी था। मेरे में मम्मा पापा से ब्लड ग्रुप की कौन सी फॉर्म आई है उसको आप बोलते हैं ट्रेट। या ट्रेट को मैं ये भी बोलूंगा दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड फॉर्म और एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है जी, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। फाइन, यस। तो कैरेक्टर और ट्रेट, इन दोनों चीजों में भी आप फर्क समझिएगा। अब आप मेंडल की बात करें, मेंडल के अनुसार किसी भी कैरेक्टर के दो ही ट्रेट हो सकते हैं। उन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी पी प्लांट के साथ, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, याद है। और उन 7 कैरेक्टर्स में सीधे सीधे दो अल्टरनेटिव ट्रेट थे, जैसे हाइट, टॉल ड्वार्फ, कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट और वाइट, शेप ऑफ सीड, राउंड और रिंकल। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बॉडी का हाइट के बारे में बात करो, बॉडी वेट की बात करो, देर आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स, काफ़ी इंटरमीडिएट फॉर्म आती हैं, बट हम जैसे मैंने बताया पहले हम मेंडल की ही बात करेंगे। फाइन। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल हर कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। होने को दोनों तुम्हारे में डोमिनेंट हो अलील, होने को तुम्हारे में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो, होने को तुम्हारे में दोनों रिसेसिव। फाइन, चलिए। तो डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट की बात करी हमने, होमोजाइगस की बात करी, हेट्रोजाइगस की बात करी। अब मेरे पास अगली कहानी है, यस, अब मेरे पास अगली कहानी है बच्चों, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यस, जीनोटाइप फिनोटाइप ऐसे डिफाइन किए जाते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिनोटाइप। जैसे आप टॉल हैं, तो टॉल तो आंखों से दिख रहा है आप टॉल हैं, बट उस टॉलनेस के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल है या ये चीज रिस्पॉन्सिबल है, दिस। तो जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे आपके पास क्या कंडीशन है, दैट इज योर जीनोटाइप। और इस जीनोटाइप से जो अपेरेंस होगी कैरेक्टर की उसको आप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फाइन। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स थी जो हमें पता होनी ही चाहिए। हम एक बार नोट करते हैं हमने किन किन की बात करी, देन वी विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मेंडल। तो हमने जेनेटिक्स की बात करी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमने हेरिडिटी की बात करी, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। हमने इनहेरिटेंस की बात करी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमने वेरिएशंस की बात करी, एक ऑर्गेनिज्म अपने माता पिता से और बाकी होमोसेपियन से कैसे अलग है, कलेक्टिव वेरिएशंस। हमने क्रोमोसोम की बात करी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल में जब डिवीजन होती है तब दिखते हैं। हमने क्रोमैटिन की बात करी, ठीक है जी, जब सेल ग्रोइंग स्टेज में होता है G1 G2 तब क्रोमैटिन होता है। फिर हमने बात करी बच्चों डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। टोटल तुम्हारे एक यूकैरियोटिक तुम्हारे बॉडी के सोमैटिक सेल में 2.2 मीटर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, बट सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है। हमने बात करी जीन्स की। फिर हमने बोला अगर आपके पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं तो आपके पास हर एक जीन की भी 2 कॉपी होंगी अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो वो जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स, एलीलोमॉर्फ्स। एलील भी दो तरह से बताई गई, एक डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट वो जिसमें विद टाइम कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद हमने बताई रिसेसिव एलील, रिसेसिव वो जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो ओरिजिनल कैरेक्टर था डोमिनेंट एलील का वो चेंज हो गया। फिर हमने बात करी बच्चों कैरेक्टर, आपको मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन दिखता है जो सामने आप देख पा रहे हैं दैट इज कैरेक्टर। फिर हमने बात करी बच्चों ट्रेट, कैरेक्टर तो बॉडी वेट है, कैरेक्टर तो बॉडी हाइट है, कैरेक्टर तो ब्लड ग्रुप है, पर उसमें से कौन सा फॉर्म मेरे में एक्चुअली में आया उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रेट। फिर हमने बात करी जीनोटाइप और देन फिनोटाइप। ठीक,
ये बेसिक बेसिक टर्म्स पूरे चैप्टर में यूज होती हैं। अगर ये क्लियर है तभी आगे चलने का मतलब है। ठीक है बच्चों, चलें फिर आगे। यस यस, हमने डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर ली। यस, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों मेंडल की। मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1856 से 1863 इन्होंने 7 साल के लिए पी प्लांट के ऊपर फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। 7 सालों के बाद काम करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन दिए वो किसी को समझ नहीं आए। बहुत सारे रीजन आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने इतना बढ़िया काम किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, स्टिल इनके काम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली। नंबर ऑफ रीजन से इन्होंने काम किया। 1884 में लिवर और किडनी डिसऑर्डर की वजह से इनका देहांत हो गया। इनके मरने के फिर 16 साल के बाद 1900s में 3 अलग साइंटिस्ट के ग्रुप, कार्ल कॉरेंस, ट्रेशन मार्क और ह्यूगो डी वरीज आए, जिन्होंने इनके काम को दोबारा से पढ़ा, रीस्टेब्लिश करा। करेक्ट। तो इन्होंने जो काम किया वो पी प्लांट पे किया। पी प्लांट क्यों चुना वो हम बात करेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पाइसम सेटाइवम पे काम किया, 7 सालों के लिए काम किया। अच्छा, इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिए थे। इन्होंने तो बोला मैंने जो काम किया ये मेरे कंक्लूजन्स हैं। कार्ल कॉरेंस जो मैंने नाम मेंशन किया, इन्होंने फिर इनके कंक्लूजन्स को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का दर्जा दिया। करेक्ट। अच्छा, फिर इनके बारे में खास क्या है। ये बेसिकली बड़े ज्यादा साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे ही नहीं, रिसर्च बैकग्राउंड से नहीं थे। ये एक मोनेस्ट्री में पहले एज अ प्रीस्ट एंटर हुए, फिर पहले मॉन्क की तरह एंटर हुए, फिर प्रीस्ट बनाए गए। फिर जो मोनेस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति काफ़ी बढ़िया सोच समझ रखता है साइंटिफिक चीज़ों की, तो इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में बॉटनी फिजिक्स पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ के आए अपनी ही मोनेस्ट्री में। जैसे बोला जाता है इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया, इन्होंने पी प्लांट चूज किया, ऐसा नहीं था। मोनेस्ट्री में पी प्लांट लगे हुए थे, देखते थे कि यार कुछ प्लांट टॉल, कुछ प्लांट डॉर्फ। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक टॉल प्लांट को डॉर्फ से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाता हूँ और देखता हूँ बच्चों में आगे कैरेक्टर्स कैसे पास होंगे। फाइन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं थे, किसी रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं थे, इन्होंने मोनेस्ट्री में काम किया। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि इनके काम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लोगों ने बोला यार ये तो मोनेस्ट्री में एक प्रीस्ट है, नॉर्मल सी साइंस जानते हैं। बट इनके मरने के भी मतलब इन्होंने जो काम किया 1850s में, 40-50 सालों के बाद लोगों को समझ आया इनका काम कितना बेहतर था। राइट। तो इन्होंने पहली बार बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक मैथ्स, मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स का इस्तेमाल किया। और जैसे मैंने बताया पी प्लांट्स के साथ काम किया। लिटरेचर बोलता था इन्होंने 10,000 से ज़्यादा पी प्लांट वहाँ पर बना लिए थे जिनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करी। अब बात आती है पी प्लांट ही क्यों चुना। पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, 10,000 के ज़्यादा प्लांट लिए थे। करेक्ट। हाँ, क्लियरली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। अब आपको ध्यान आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये टर्म्स। पहले इन्होंने शुरुआत करी थी 33 कैरेक्टर्स थे, फिर लगा यार इतने नहीं संभाले जाएंगे, फिर 22 पे आ गए, फिर अंततः 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया। या आप 7 कैरेक्टर्स बोल दो, या 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स बोल दो, या 14 ट्रेट्स बोल दो, तीनों चीजें एक हैं। कैरेक्टर 7 या 7 पेयर ऑफ ट्रेट या 14 ट्रेट। ठीक है। और वो दोनों ट्रेट क्या थे, जो ट्रेट थे कैरेक्टर के, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग। और सबसे अच्छी बात विजिबल। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, ट्रेट को पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी लैब चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सामने दिखता था टॉल या डॉर्फ, सामने दिखता था फ्लावर का कलर। ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, 7 कैरेक्टर, उनके अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और वो इजीली विजिबल थे, स्टडी करना आसान था। नंबर 2, छोटे प्लांट थे, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना पानी, इतनी फर्टिलाइजर, नहीं, इजी टू ग्रो एंड मेंटेन। बाइसेक्सुअल फ्लावर था बच्चों इनका।
पी प्लांट का जो फ्लावर था दैट इज बाइसेक्सुअल। तो आप सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते थे इसमें और आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। कैसे करा सकते थे वो हम बात करेंगे। 3 से 4 महीने, इतना छोटा लाइफ स्पैन था। आप जेनेटिक स्टडी करने वाले हो, आप इनहेरिटेंस स्टडी करने वाले हो, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको बहुत सारी जनरेशन स्टडी करनी पड़ेंगी। तो अगर ये 3 से 4 महीने की लाइफ साइकिल मेंशन करता है तो एक साल में मिनिमम 3 जनरेशन तो हो गई। तो 5-6 सालों में एटलीस्ट 15 जनरेशन मिनिमम स्टडी करी जा सकती थी। देन ये देखिए यही लिखा हुआ है ना, फाइन, ओके जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से पी प्लांट को चुना गया। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये कहीं चुनने नहीं गए थे, ऑलरेडी मोनेस्ट्री में ये थे ही थे। यस, हाँ, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में भी एक टेबल आगे आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो करेक्टर थे ध्यान दीजिएगा, फ्लावर का कलर, यस, जो करेक्टर थे वो ध्यान दीजिएगा, फ्लावर का कलर, प्लांट की हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड फ्लावर की पोजीशन, करेक्टर्स। और जो ट्रेट थे, ट्रेट बहुत ज्यादा नहीं थे, 2 ही थे और कॉन्ट्रास्टिंग थे, इजीली विजिबल थे। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट अलग से मेंशन है, जैसे पर्पल कलर होना फ्लावर का डोमिनेंट था, व्हाइट कलर होना रिसेसिव था। टॉल होना स्टेम का, प्लांट का लंबा होना टॉलनेस डोमिनेंट था, शॉर्टनेस रिसेसिव था। येलो कलर ऑफ सीड डोमिनेंट था, ग्रीन कलर ऑफ सीड रिसेसिव था, राउंड शेप डोमिनेंट, रिंकल शेप रिसेसिव, ग्रीन कलर ऑफ पॉड, पॉड माने फली डोमिनेंट, येलो कलर रिसेसिव, इन्फ्लेटेड पॉड डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कभी मटर लेने गए हो बाजार में, कई बार आपको मटर की फली ऐसी ऐसी सी मिलती है, दाना बढ़िया होता है, और कई बार फली ऐसे फ्लैट सी होती है। और फ्लावर की पोजीशन अगर साइड्स में है तो एक्सियल, ये डोमिनेंट था, और अगर टिप पे है टर्मिनल तो ये रिसेसिव था। 7 कैरेक्टर्स, उनके अल्टरनेटिव, कॉन्ट्रास्टिंग, इजिली डिस्टिंग्विश्ड ट्रेड्स। फाइन जी, हाँ। और ये आपको पता है, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव एंड सो ऑन। फाइन, चलिए ये आपका टेबल, आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी में एज इट इज ये टेबल दिया हुआ है। और ज्यादातर बात जो करी जाती है या तो वो स्टेम हाइट के ऊपर करी जाती है, या फिर करी जाती है सीड के शेप पे, या फिर सीड के कलर पे, करेक्ट। पर आपको एग्जाम में इनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव, और टोटल कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। ऐसा ना हो कि आप इन पे ही फोकस करते रहें और आप भूल ही जाओ कि फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। ये तो ध्यान रख देने वाली चीज है। फाइन, चलिए। अच्छा, मेंडल के जो काम करने का तरीका था वो बड़ा सिंपल था, पहले आप उसको भी समझ लें। जो पी प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था, तो सिंपली वो क्या करते थे, एक बाइसेक्सुअल, मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूं, मैं यूनिसेक्सुअल हूं। तो जब आप ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देखते हैं तो क्या होता है, मेल फीमेल से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, मेल सेक्स सेल देगा स्पर्म, फीमेल ओवा देंगी, फर्टिलाइज होगा और एक यंग वन पैदा होगा। तो प्लांट में भी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, मान लीजिए उन्हें एक फर्टिलाइजेशन इवेंट करवाना था या एक क्रॉस रिप्रोडक्शन वाला इवेंट करवाना था, तो उन्होंने पहले पेरेंट क्रिएट किए। तो टॉल प्लांट लिया और उस लेट से उसको उसने मेल कंसीडर किया, और दूसरे खेत में रखे ड्वार्फ प्लांट, छोटे प्लांट, ये ऐसे आपको पता है, करेक्ट। और उसको उन्होंने फीमेल कंसीडर किया। अब ये मेल फीमेल कैसे कंसीडर करते थे, ध्यान दें। यहां पर भी फ्लावर क्या था, बाइसेक्सुअल, फाइन। और यहां पर भी फ्लावर क्या था बच्चे, बाइसेक्सुअल। तो जिसको इन्हें फीमेल कंसीडर करना है, पहला स्टेप आता था इमेस्कुलेशन। तो जिस प्लांट को ये फीमेल कंसीडर करना चाहते थे वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता था, करेक्ट। एक टॉल पेरेंट को एक ड्वार्फ पेरेंट से फर्टिलाइज करवाना, तो टॉल और ड्वार्फ दोनों में से कोई भी मेल फीमेल हो सकता है। जिसको फीमेल कंसीडर करना है उसके ये स्टेमन एंथर पहले ही उखाड़ के फेंक दिए, इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। तो अब इसमें सिर्फ क्या रह गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी,
ये तो कार्पल है, ये तो सिर्फ क्या रह गया, फीमेल, इसलिए ये क्या हो गया, फीमेल, और ये वाले वैसे के वैसे हैं। फिर दूसरा स्टेप होता था बच्चे डस्ट बैगिंग। अब ये तो फील्ड में काम कर रहे थे, स्टिग्मा ओपन है, आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि बस यही पोलन यहां आके लगे, तो बेटा जी और भी तो किसी अननोन प्लांट का पोलन यहां पर आके लग सकता है। तो स्पेशल बटर पेपर होते थे, उससे वो इस प्लांट को क्या करते थे, इस फूल को क्या कर देते थे बच्चे, कवर। तो दिस इज सेकंड स्टेप, इसकी क्या कर दी गई, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग माने कवर कर दिया, सो दैट अनवांटेड पोलन यहां पर ना आके लग पाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चे डस्टिंग। तो जब मेंडल काम कर रहे थे पी प्लांट पे, तो उनको इसकी लाइफ साइकिल का पता चल ही गया था कि कब ये स्टिग्मा मैच्योर होगा पोलन लेने के लिए, और कब ये एंथर कब इस एंथर के अंदर पोलन्स बन चुके होंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही दोनों का टाइम कॉमन हुआ, यहाँ जो भी पोलन होते थे वो इसके ऊपर क्या कर दिए जाते थे, ऐसे डस्ट। दिस इज डस्टिंग, और इसी को बोलेंगे आप, आपने खुद चाह के करवाया तो दिस इज आर्टिफिशियल, आपने खुद करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाई है और क्रॉस करवाई है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, ये तीसरा स्टेप था उनके काम का, इस तरह से काम होता था, हो गया। उसके बाद फिर क्या करते थे चौथे नंबर पे, रीबैगिंग। फिर से कवर कर देते थे कि भैया कि हमने जो पोलन यहाँ पर लगा दिए हैं वही पोलन यहाँ जर्मिनेट करें, क्या पता अपने वाला पोलन अभी जर्मिनेट किया ही नहीं और कोई दूसरा पोलन आ जाए और यहाँ पर क्या कर दे, कॉन्टेमिनेशन। मेक सेंस, ठीक है। और पांचवें नंबर पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ क्या बनेंगे, सीड्स। तो सीड लेंगे, सीड्स को जर्मिनेट करवाया जाएगा, जब सीड्स जर्मिनेट करेंगे तो अगली जनरेशन आ जाएगी, उनके बच्चे, उनके यंग वन आ जाएंगे, प्रोजेनी, इसी को बोला जाता था F1। फिर वो डाटा एनालाइज करते थे और अगली जनरेशन के लिए आगे लेके चलते थे। तो ये इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, री बैगिंग, फिर सीड बनेगा, जर्मिनेशन कराइए और आगे मूव कराएंगे। तो इनके काम करने के ये 4 बेसिक स्टेप्स होते थे, इस तरह से काम होता था। फाइन, चलो ये देखिए, रिमूवल ऑफ एंथरिस, इमेस्कुलेशन। फाइन, आपने फीमेल प्लांट जिसको कंसीडर किया है उसके पहले एंथर उखाड़ के रख दिए, जिसको आप मेल पेरेंट ले रहे हैं उसके एंथर जब मैच्योर हो जाएंगे उनके पोलन्स को वहां पर डस्ट किया जाएगा। फाइन जी, यस, इमेस्कुलेशन करवाई, फिर पॉलिनेशन करवाई, फिर सीड आए और उनको अपन ने आगे जर्मिनेट करा के नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करवाए। यस, चलिए अब बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। यस, मेंडल के 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है पुत्र, सुना होगा आपने ये, ठीक है। दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आ गया एक्सपेरिमेंट का नाम। क्यों मोनो हाइब्रिड बोला, क्यों डाई हाइब्रिड बोला, क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में, पढ़ते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो एक्सपेरिमेंट से क्या आया होगा, कंक्लूजन, और उन कंक्लूजन्स को बाद में क्या नाम दे दिया गया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पहला जो कंक्लूजन आया था उसको नाम दिया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ये 2 आउटकम है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फाइन, 2 और इंपॉर्टेंट चीजें शुरू में ही नोट कर लें। आप लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानते हैं, ठीक है।
मेंडल ने क्रॉसिंग ओवर या तो नोटिस ही नहीं की या तो इग्नोर करी। क्रॉसिंग ओवर मेंडल के काम में इन्वॉल्व नहीं है, क्रॉसिंग ओवर इंक्लूड ही नहीं किया गया है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू मेंडल। दूसरी चीज, लिंकेज पढ़ेंगे हम आगे, दूसरे लेक्चर में हम लिंकेज पढ़ेंगे। बच्चा दूसरा पॉइंट एक और समझे, लिंक्ड जीन्स के ऊपर मेंडल का ये डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे 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 चैप्टर आगे बढ़ता जाता है कुछ नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेंडल का काम गलत है। बहुत सारी चीजें मेंडल नोटिस नहीं कर पाए 1850 की बात है यार। अब क्या साइंस थी, ना कोई इलेक्ट्रॉन ना कोई माइक्रोस्कोपी वेल डेवलप हुई पड़ी थी। इसी तरह से आप मान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने उस टाइम के जो 150 साल की जो साइंस थी उसके ऊपर बात करी, बट ऐसा थोड़ी ना कि जो उन्होंने बात करी 2050 या 2100 या 2150 तक वैसी की वैसी रहेगी, नहीं। साइंस की यही तो खूबी है, साइंस लगातार लगातार क्या कर रही है, इवॉल्व। तो ये दो फंडास मेंडल के काम के साथ इंक्लूड नहीं किए जा सकते, और अगर लिंकेज लोगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्रॉसिंग ओवर लोगे तब भी यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। फाइन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ध्यान दें। दो तरीके से बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया जाता है। एक तो ये कि एक टाइम पे मेंडल साहब ने सिर्फ एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी करी, जो सही है। एक और मतलब है, वो भी आएगा। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था, लेट्स से जैसे ये एक रूम है, एक फील्ड ये हो गया, एक बगल वाला क्लासरूम, एक फील्ड वो हो गया। तो उसने एक फील्ड में सारे के सारे एक ट्रेट वाले प्लांट ग्रो करवाए। जैसे यहां देखें, फील्ड 1 और सारे के सारे प्लांट रखे टॉल, इसके 100 प्लांट है लेट्स से। बगल वाला फील्ड सारे के सारे प्लांट रखे बच्चे ड्वार्फ। तो ये आ गए पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये टॉल और ड्वार्फ तो फिनोटाइप है। आप टॉल दिख रहे हैं, आप ड्वार्फ दिख रहे हैं, ये तो आपका फिनोटाइप है, इसके लिए जीनोटाइप होगा। तो उसने ये पहले ही श्योर किया कि ये प्लांट होमोजाइगस टॉल है। उसने क्रिएट करी थी, एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग माने होमोजाइगस। तो टॉल में एक केस तो ये भी पॉसिबल है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है पॉसिबल? नहीं, उसने पहले ये मेक श्योर किया कि उसके प्लांट क्या हो, प्योर। रिसेसिव तो तभी होगा बेटा जब दोनों ही क्या होंगी, स्मॉल। ड्वार्फ तो तभी होगा, ये रिसेसिव ट्रेट है ना, ये डोमिनेट हो, ये तो तभी वो पॉसिबल होगा जब ये वाला केस होगा। हाँ, टॉलनेस के लिए एक ये केस और एक हाइब्रिड हेट्रोजाइगस केस पॉसिबल हो सकता है, सही। अच्छा, ऐसे लिखने का मतलब ये है, बार बार हम क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, दिस इज करेक्ट। और यहां स्मॉल टी लिखने का मतलब ये है, बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, करेक्ट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। अब बच्चों, अच्छा, लेट्स से मैंने टॉल वालों को मेल कंसीडर किया, डॉर्फ वालों को फीमेल कंसीडर किया। मेल फीमेल कैसे कंसीडर करते हैं हमने पहले पढ़ा, और मेंडल ने पहले इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद उसने जेंडर चेंज कर दिया, डॉर्फ वाले मेल लिए, टॉल वाले फीमेल कर दिए, और देखा रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, जब आप पेरेंट का जेंडर एक्सचेंज करवा ले। फाइन। अच्छा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो क्या बनेंगे, गैमीट्स। और बच्चा गैमीट्स जैसे स्पर्म बनेगा या ओवा बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ, करेक्ट। ये तो 2n है ना, ये तो 2n कंडीशन हो गई, रेप्लिकेटेड, अनरेप्लिकेटेड सॉरी। जब गैमीट बनेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। ऑब्वियसली 50% गैमीट के पास क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ से सेपरेशन हो जाएगी, आधे एक में आधे एक में। 50% अदर में भी क्या आएगा, कैपिटल टी। यहाँ पर 50% में क्या आएगा, स्मॉल टी। अब आपको क्या करवानी है, आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे करवाते हैं हमने पिछले सेक्शन में देखा,
फाइन, ये भी बाइसेक्सुअल है बच्चे, ये भी बाइसेक्सुअल है। तो यस, क्या किया गया होगा, इसके स्टेमन शुरू में उखाड़ दिए होंगे, इमेस्कुलेशन कर दी गई होगी, और इसके पोलन उठा के यहाँ पर डस्ट किए गए होंगे, करेक्ट। और फिर हमारे पास क्या आएगी, F1 जनरेशन। फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब इस तरह का पोलन इस एग से, यही पोलन इस एग से, करेक्ट। हालांकि गैमीट की टाइप 1 ही है तो चेंज कुछ नहीं आएगा। तो यस, कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये वाला पोलन उस एग से फर्टिलाइज कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कंटेनिंग पोलन इससे फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो F1, F का मतलब है बेटा फीलियल, और फीलियल शब्द का मतलब होता है आइदर सन और डॉटर, माने नेक्स्ट जनरेशन। तो इसने देखा ये सारे के सारे क्या आए, ऑल टॉल, ये सारे के सारे क्या आए, टॉल। और बहुत सरप्राइज हुआ भाई मेंडल कि मैंने एक पेरेंट टॉल लिया, एक ड्वार्फ किया, फर्टिलाइज कराया, तो देखा ये वाला पेरेंट पहली जनरेशन में अपना ट्रेट दे ही नहीं पाया। रीजन आपको पता है, डोमिनेंसी का, बट उसे थोड़ा ना पता, तो उसने तो बाद में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, डन। चलें आगे, बोलो बोलो शाबाश। अगर आपको चीज समझने में दिक्कत होगी आप वीडियो पॉज करिएगा और पीछे जाइएगा फिर समझिएगा। फाइन, चलो। तो क्या बोला था मैंने, इस खेत में सारे टॉल, बगल वाले खेत में सारे डॉर्फ, फर्टिलाइजेशन करवाई, सीड्स आए। सीड्स इनको देख के थोड़े ना पता चल रहा है, यहाँ पर सीड आए होंगे, कोई थर्ड फील्ड है उसमें हमने वो सीड्स डाल दिए, और जो प्लांट ग्रो हुए वो सारे के सारे क्या है, टॉल। तो अब आ गया आपका फील्ड 3, और फील्ड 3 में सारे प्लांट क्या हैं, ऑल आर टॉल। और अब की बार जो टॉल हैं बच्चों वो कौन से वाले टॉल हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 के बाद मेंडल ने क्रॉस नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी। अब की बार पेरेंट्स क्या होंगे, ध्यान देते हैं। यस, पेरेंट्स, पेरेंट टॉल, टॉल। जीनोटाइप बच्चों, जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना। F1 के प्रोजेनी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट कंसीडर किया गया। ओरिजिनल पेरेंट ये हैं, ये F1 है, बट F1 ही F2 के लिए क्या होंगे, पेरेंट्स। गैमीट्स, गैमीट्स आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब की बार क्या करवाई गई, सेल्फिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग मेंशन किया है। मतलब एक ही प्लांट, अगर क्रॉस भी कराओगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। तो सेल्फिंग करवाई। अच्छा बच्चों, एक साइंटिस्ट थे पनेट, एनसीईआरटी में नाम है, उन्होंने बोला कि अगर आपको क्रॉसेस करवाने हैं ये भी ठीक है तरीका, बट इससे भी बढ़िया तरीका ये है कि आप एक स्क्वायर बना के काम करें। और ये तब होता है यूज जब हमारे पास टाइप ऑफ गेमीट्स ज्यादा हों। जैसे यहाँ पर 2 टाइप ऑफ गेमीट है मेल के, तो मेल गेमीट मैंने ऐसे लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गेमीट मैंने ऐसे लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर नीचे भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला कॉम्बिनेशन स्मॉल टी स्मॉल टी। और F2 में आपने देखा कि लेट्स से अगर आपके पास 100 प्लांट का एक्सपेरिमेंट था, ये फील्ड 3 में लेट्स से 100 प्लांट थे, तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास, 3 रेशो के आसपास क्या देखे गए, 3 रेशो के आसपास क्या देखे गए, टॉल 75% एंड 1 रेशो के आसपास क्या देखे गए,